बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो जो एक इंसिडेंट जिसको लेकर के बहुत सियासत की गई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब और वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार को भारी पड़ गई हैं। हुआ यह है कि उन्होंने जो सानिया हुआ स्वात में, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे सयाह, उनके साथ जो कुछ हुआ, इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत थी। वहाँ की सूबाई हुकूमत को इसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए था, मैकेनिज्म बनाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, अब कुछ चीज़ें ठीक की जा रही हैं। रेस्क्यू के बंदोबस्त भी बेहतर किए जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू वालों के पास इंतजाम थे ही नहीं, चीज़ें थी नहीं जिनके ज़रिए से वो इन शहरियों की जानें बचा सकते। अरबों रुपए के बजट हैं, कहाँ जाते हैं इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लेकिन जो तजावज़ात हैं वो अब हटाई जा रही हैं। पानी का रास्ता साफ़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर बन जाता है और फिर बहाव इतना तेज़ हो जाता है पानी का कि वो अनकंट्रोलेबल होता है। देखिए, सैलाब पूरी दुनिया में आते हैं, लेकिन लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। वो बर वक्त वार्निंग जारी करते हैं। वार्निंग देने के मल्टीपल तरीके होते हैं। फिर जितने इदारे हैं वो हरकत में आ जाते हैं। जो खतरनाक जगह है वहाँ पे ड्यूटियाँ लग जाती हैं लोगों की, और अगर कोई फंस जाए तो फिर उसको निकालने के लिए रेस्क्यू का प्रॉपर एक सिस्टम होता है। पाकिस्तान में ये नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जब सियासत की पंजाब ने और वफाक ने, ये दो सूबों की जानिब से जो इनकी हुकूमतें हैं, इन्होंने अपने अपने इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा कि जी ये मौका गनीमत जानो और अटैक कर दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे। तो सोशल मीडिया सार्फिन ने फिर लेने के देने इनको पड़ गए। सोशल मीडिया सार्फिन की वजह से उन्होंने निकाल कर इनकी हुकूमतों की नाअहलियों के सबूत सामने रखना शुरू कर दिए। कभी वो अस्पतालों की हालत दिखा रहे हैं, कभी बच्चे वहाँ पे जाबहक हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, कभी वो दिखा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर पानी भरा हुआ है, कभी दिखा रहे हैं गलियों और सड़कों पे पानी भरा हुआ है, कभी गली मोहल्लों के अंदर जो कचरे के ढेर हैं वो दिखाए जा रहे हैं, सड़कों और रस्तों की सूरत हाल सामने रख रहे हैं। तो एक एक ऐसी चीज़ जो पंजाब हुकूमत ने बहुत बुरी की है, इनकी नालायकी, इनका निकम्मापन, वो सारा कुछ निकाल कर सामने रखा जा रहा है। और वफाक के साथ भी यही किया जा रहा है। तो जब आप एक चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक अफसोसनाक वाक़े को, तो उसके बाद वापस वही चीज़ आपके ऊपर आती है। और अगर नालायकी का और नकम्मेपन का कोई एक मुकाबला करवाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि शरीफ खानदान का कोई मुकाबला कर सकता है। इन्होंने लगभग 30-40 साल इक़्तिदार के मज़े लिए, लेकिन एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बनवा पाए जहाँ पे ये अपना इलाज करवा सकें। एक भी स्कूल ऐसा नहीं बनवा पाए जहाँ पे ये अपने बच्चों को पढ़ा सकें। एक भी सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं कर सके जो इनके रहने के काबिल हो। ये फिर भागते हैं पाकिस्तान से बाहर और उन मुल्कों में जाकर रहते हैं जहाँ पे इनकी औलाद खुश रहती है। इनकी ईदें, शबरातें, इनके त्यौहार वो बैरून मुल्क की होते हैं। बहरहाल मीडिया या आज़ाद शहरी जो है वो इस पर तनकीद कर सकते थे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और जो दरिया स्वात के अंदर इंसिडेंट पेश आया, बड़ा अफसोसनाक। मीडिया को भी तनकीद का हक है, जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के उनको भी तनकीद का हक है। लेकिन कम से कम जो दूसरे हुक्मरान हैं जिन्होंने नाअहलियों और नालायकियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, बदउनवानियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वो किसी सूरत भी तनकीद नहीं कर सकते। ये चेहरे इस काबिल नहीं है कि ये दूसरे के ऊपर तनकीद करें कि तुमने अच्छा काम क्यों नहीं किया। हालात इनके ये हैं नाजरीन के इस वक्त तनख्वाहों में भरपूर इजाफे से पेट नहीं भरा। वजीरों का, हुकूमत के अराकीन का, पार्लियामेंटेरियंस का। आप सब जानते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई हैं। कई 100% तनख्वाहें बढ़ा दी गई, कई गुना बढ़ा दी गई। जब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं 5%, 10%, और जब ये अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो कई 100% बढ़ा देते हैं। तो तनख्वाहों से जब इनका पेट नहीं भरा, तो अब इन्होंने किया यह है कि वज़रा के दफ्तरों की तज़ीन व आराइश का काम शुरू करवा दिया कि जितने वजीर हैं ना उनके दफातर को सजाया जाए, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन खूबसूरत चीज़ें, कारपेट्स, ज़बरदस्त काम किया जाए, नई चीज़ें लाकर वहाँ पर रखी जाए। तो 7 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी जो है वो दी गई। मोहसिन नकवी साहब का जो दफ्तर है सिर्फ वहाँ, उसके लिए 5 मिलियन की तज़ीन व आराइश के ऊपर जो है वो रकम खर्च की जाएगी। ये है नाजरीन इनके अल्ले तल्ले और इनकी तरजीहात। यहाँ ये बड़े खुश होते हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं। आप वज़ीर आला हाउस में चले जाएँ, चाहे पंजाब में चले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, इवन सिंध में चले जाएँ, तो आप हैरान ही हो जाएंगे। गवर्नर हाउसेज में आप चले जाएँ, बलूचिस्तान में भी बेशक चले जाएँ। मैं सूबों की बात कर रहा हूँ, वफाक की भी बात नहीं कर रहा। तो आप परेशान हो जाएंगे कि जिस तरह का सामान वहाँ पड़ा हुआ है या जिस तरह की लग्जरी लाइफ वो लोग गुजार रहे हैं। लेकिन जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं जहाँ पे आवाम ने आना होता है, हत्ता कि आप अदालत में आते हैं जहाँ पे आवाम ने आना होता है, तो आप हैरान रह जाते हैं कि क्या ये वही मुल्क है, क्या ये उसी निज़ाम के तहत चलने वाली जगह है। तो जहाँ गरीब आदमी ने आना है, आम आदमी ने आना है, उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, और जहाँ इन्होंने खुद रहना है उसको आलीशान बनाया हुआ है। बार बार DC के घरों के और दफातर की तज़ीन व आराइश की जाती है, उनकी दीवारें तामीर की जाती हैं, उनके ऊपर नए डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और ये सिलसिला पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। तो अशराफिया का पाकिस्तान कुछ और है, आम आदमी का पाकिस्तान कुछ और है। जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, उस वक्त जो डाटा अवेलेबल था उसके मुताबिक 16 अरब डॉलर के ज़खायर इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे कौमी ख़जाने में। 16 अरब डॉलर कहा जाता है कि वो छोड़ गए थे। अब एक बार फिर जो है वो ज़खायर बार बार कम हो जाते हैं।
इस हुकूमत को पैसे जमा करने आते ही नहीं, ना इन पे कोई भरोसा करता है। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान में सरमायाकारी बिल्कुल कम हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर से भी लोग पैसा ले लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। सरमायाकार जो है बिल्कुल दिलचस्पी इस हुकूमत के अंदर नहीं दिखा रहे, इस निज़ाम के अंदर नहीं दिखा रहे। तो ये पैसे बार बार बहुत कम हो जाते हैं, फिर ये कर्जा लेकर पूरा करते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर कर्जा लेकर पूरा करते हैं, फिर कम हो जाते हैं। ये बड़ी मुश्किलों से 10 अरब डॉलर तक पहुंचते हैं और फिर रकम कम हो जाती है। अब इस वक्त जो आदादोशुमार है उनके मुताबिक 8.9 अरब डॉलर के ज़खायर, और दोबारा पाकिस्तानी हुकूमत पहुंच गई चाइना के पास कि जनाब हमें मजीद कर्जा दे दें। तो चाइना के साथ इन्होंने एक और मुआहदा कर लिया जिसमें 3.7 अरब डॉलर का कर्ज इन्हें मिलेगा। अब ये जो इस वक्त हुकूमत है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, ये इसी बात को मईशत की एक बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं कि इन्हें कर्जा मिल जाए। यानी मईशत की कामयाबी तो इसमें होती है ना कि आपके मुल्क में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए, बाहर से सरमायाकार बहुत सारा पैसा ले आए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाए। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको सरमायाकारी के ऊपर एतबार आ जाए कि अगर सरमायाकारी करेंगे तो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा, वो अपना पैसा पाकिस्तान के बाहर भेजने से बेहतर है कि पाकिस्तान में खर्च करना शुरू कर दें। तो एक साइकिल चलना शुरू हो जाए पाकिस्तान में पैसे का। उस साइकिल चलने से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा, वो जो टैक्स इकट्ठा हो उसको आप कौमी खजाने के अंदर जमा करें। तो उस सूरत में अगर कौमी खजाना बढ़े तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पाकिस्तान तरक्की कैसे करता है? ये IMF से कर्जा लेते हैं और फिर उसके बाद भगड़े डाल डाल के ऐलान करते हैं जनाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। IMF से कर्जा लेते हैं, फिर आर्मी चीफ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि कौन लोग हैं वो जो डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे अब सामने आए। भाई ख्वाजा आसिफ कर रहा था डिफॉल्ट की बातें, आपका बॉस है, उससे पूछ लें बुला के कि ख्वाजा आसिफ ने डिफॉल्ट की बातें क्यों की हैं। बल्कि बुला के क्या पूछना, आपको जाके पूछना चाहिए, वो बॉस है आपका। तो अब इमरान खान साहब जो कौमी खजाने के अंदर ज़खायर छोड़ गए थे वो तो दोबारा ये हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब चाइना से दोबारा इन्होंने कर्जा लिया है और कर्जा लेने को ही ये पाकिस्तान में मईशत की कामयाबी आजकल करार देते हैं। माजी में जब कोई कर्जा लेता था हुक्मरान तो हमें ये बताया जाता था, इकोनॉमिस्ट भी कहते थे, सियासतदान भी कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट भी कहती थी कि कर्जों से भी कभी मुल्क चला। अभी वो एस्टेब्लिशमेंट दिन रात लोगों को ये समझाती है जनाब डिफॉल्ट से बच रहे हैं, कर्जे आ रहे हैं जी, हम कर्जे ले रहे हैं। और बयानियां ये बनाते हैं टाउट्स कि शायद इस हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। नहीं जी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था, चीज़ों की कीमतें भी कंट्रोल में थी, तमाम आलमी इदारों की मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही थी पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मईशत बेहतर चल रही थी कि इंडस्ट्री का बूम आया हुआ था। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वर्कर्स अवेलेबल नहीं थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो पूरे नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान, इतने ज़्यादा पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे थे। रेमिटेंस जो है वो रिकॉर्ड हो गए थे, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 16 अरब डॉलर के करीब मुबैना तौर पर मौजूद था। और बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनमें पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्लाई कर रही थी। पाकिस्तान ग्रो कर रहा था 6% की शरह से, और इसके अलावा पाकिस्तान की ज़राअत के शोबे के अंदर 3 साल तक किसानों को फ़ायदा हुआ था। तो ऐसा मुल्क कैसे डिफॉल्ट हो सकता है? पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा था। बदकिस्मती से जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने पहले 1 साल के अंदर ऐसा गंद मारा पाकिस्तान में कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गया, और सबको ऐसा लगता था कि अब ये डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन इन्होंने कर्जे लेकर और अवाम के ऊपर महंगाई का बदतरीन बोझ डाल डाल के अगर पाकिस्तान को किसी ने डिफॉल्ट से बचाया ना, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं बचाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बचाया, पाकिस्तान के उस आम आदमी ने बचाया जिसने कुर्बानी दी है, जिसके ऊपर इतने भारी टैक्स लगाए गए, जिसके ऊपर महंगाई का इतना भारी बोझ डाला गया, जिससे तमाम किस्म के रिलीफ और सब्सिडीज छीन ली गई, जिनकी बुनियाद के ऊपर यह दावा किया गया कि जनाब मालियाती एक जो डिफॉल्ट में जाने वाले थे उससे हम बच गए हैं। एक्चुअली आपने आम आदमी का निवाला छीन कर IMF के मुंह में डाल के बताया कि जनाब हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। ये इन्होंने किया, डिफॉल्ट के करीब लेकर भी खुद गए और उसके बाद गरीब आदमी पे बोझ डाल के अनाउंस किया कि जनाब हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। भारत अब कर्जे लेते हैं और कर्जे लेने के बाद बगले में जाते हैं कि जनाब हमने बड़ी तरक्की कर ली है। तो अगर कर्जे लेकर कोई तरक्की करता होता तो फिर तो जितने कर्जदार हैं वो बहुत आगे निकल जाते। तरक्की करने वाले लोग जो है वो दूसरों को कर्जा देते हैं। तरक्की करने वाले लोग जो हैं उनके तरक्की के पैरामीटर्स होते हैं वो नजर आते हैं, खुशहाली नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली की तरह लोग तो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और इस वक्त भी जो इनकी तवज्जो है, जब दहशतगर्दी बढ़ रही है, जब मईशत की तबाही हो रही है, जब पाकिस्तान के ऊपर से लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है, मिडिल क्लास को पूरी तरह से मायूस करने की ये कोशिश कर रहे हैं, कभी अदलिया के फैसलों से, कभी जुल्म से, जबर से, फस्तायत से, गैर जमहूरी रवैयों से, कानून की धज्जियां उड़ाने से, आइन का हुलिया बिगाड़ने से। जहां ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे एक नई खबर ये आ रही है और इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त चल रही है, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में एक नई आईनी तरमीम लाई जाएगी जिससे हो सकता है कि ये पार्लियामान की मुद्दत भी लंबी कर लें। जैसे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत लंबी कर दी ना, कि आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक पहले वो 3 साल थी, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया।
उन्होंने कहा एक्सटेंशन से बड़ी बदनामी होती है, मुद्दत ही लंबी कर दो। तो उन्होंने 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी। अब ऐसा लगता है कि क्योंकि इनको ये आइडिया है कि जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा शिकस्त देगी, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हराए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज़ पता है। तो एस्टेब्लिशमेंट तब तक इंतखाबात नहीं होने देगी जब तक कि उन्हें ये लगेगा नहीं कि अब वो जीत सकते हैं, क्योंकि बार बार तो ये गंद मारा नहीं जा सकता, पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हुई है। अब इसमें पार्लियामान की मुद्दत में इजाफे की बातें भी की जा रही हैं। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं और वो उनका ताल्लुक जो है वो हुकूमती जमात से ही है। वो ये कह रहे हैं कि आइन में ऐसी तरमीम भी आ सकती है जिससे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आइनी तौर पे हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत का आइनी किरदार मिल जाए और वो हुकूमती मामलात में खुलकर मुदाखलत करें। यानी वो कहते तो अपने मुंह से ये है कि हम हुकूमत में या सियासत में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन वो हमेशा करते हैं। अब इस चीज़ को एक आइनी कवर देने के लिए भी एक आइनी तरमीम आ सकती है। इस किस्म की बातें जो हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो बातें बार बार करते हैं। तरजीहात नाज़रीन इनकी शुरू से ऐसी थी, खासतौर पर शरीफ खानदान की। जब इन्होंने साहिवाल के अंदर एक कोल पावर प्लांट लगाया ना कि बिजली बनाएंगे जनाब हम कोयले से और साहिवाल के अंदर बनाएंगे, तो मैंने उस वक्त बड़े प्रोग्राम किए थे, बड़ा मैंने शोर मचाया था कि ये ना करें आप। साहिवाल के अंदर जो है वो नीली रावी इस दुनिया के अंदर मशहूर तरीन भैंसों में से एक भैंस है। साहिवाल की गाय जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। साहिवाल में कबड्डी का खेल है, वहाँ के आलू पूरी दुनिया में फसलें मशहूर हैं। तो वो एक ऐसा जरखेज खित्ता है जहाँ पे कोयले से बिजली बनाने का जो फार्मूला है वो नुकसान करेगा, पोल्यूशन फैलेगी, हालात ख़राब होंगे, पानी में पोल्यूशन होगी, ज़मीन पे पोल्यूशन होगी, हवा में पोल्यूशन होगी। तो ये आप ना करें, इनको बार बार ये कहा था मैंने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बजित थे या पता नहीं कहाँ से कमीशन आ रहे थे, क्या हो रहा था, चाइना से उठा के अजीबोगरीब किस्म का प्लांट ला के वहाँ पे साहिवाल में लगा दिया। अब प्लांट तो ला के साहिवाल में लगा दिया, उसके अंदर खांचे कितने बड़े चल रहे हैं ज़रा ये इंकशाफ आप देखिए। और ये बड़ी खबर है, ये पोर्ट कासम के ऊपर कोयला आता है, क्योंकि साहिवाल में जो ये पावर प्लांट लगाया ना इन्होंने, ये गैर मुल्की कोयले से चलता है, इंपोर्टेड कोयले से। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर कोयला मुयस्सर है, हमारा अपना कोयला कानों में से निकलता है, उस कोयले से बना लेते बिजली। और दूसरा, बिजली घर को बनाते कहीं डेजर्ट के इलाके में, ऐसे दूर दराज इलाके में जहां पे अगर पोल्यूशन थोड़ी बहुत होती तो फर्क नहीं पड़ता, कहीं रेगिस्तान में जाके दूर दराज लगा देते। उसको लेकर आए दरखेज जमीन पे साहिवाल पे और उसकी फिजा भी तबाह करके रख दी। अब वहां टीबी के मर्ज जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये जनाब इन्होंने पोर्ट कासम बिजली घर को चलाने के लिए और दीगर जो बिजली घर है साहिवाल पावर प्लांट, इसका जो कोयला है वो सीमेंट और टेक्सटाइल कंपनियों को बिकने लगा मार्केट में। होता यह है कि इंपोर्टेड कोयला आता है बड़े बड़े बहरी जहाज़ों में भर के, ये बड़ा महंगा कोयला होता है, इसको वहाँ पे चोरी किया जाता है और ये कोयला नेशनल हाईवे पर कायम गोदामों में जमा मुख्तलिफ सीमेंट और टेक्सटाइल कंपनियों को फरोख्त होने लग गया है। 3 बहरी जहाज़ों से जैसे ही कोयला निकालकर पोर्ट कासम से बाहर लाया जाता है, ट्रांसपोर्टर्स की मिलीभगत से माफिया मुख्तलिफ गोदामों में चोरी का कोयला उतार कर गैर मेयारी कोयला लोड करके साहिवाल भेज देते हैं। यानी वहाँ पे एक तो उन्होंने पहले पावर प्लांट लगाया जो बहुत बड़ा जुर्म है इसके माहौलियाती नुक्ता नज़र से, ये किया पहले शहबाज शरीफ ने, और उसके बाद वहाँ पे 2 नंबर कोयला जलाया जा रहा है। जो इंपोर्टेड कोयला है वो जा रहा है उधर मिलों में, फैक्ट्रियों में, और वो वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो लोकल कोयला जो है 2 नंबर कोयला जिसे कहते हैं बाज़ औक़ात लोग, तो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो यहाँ पे जलाया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान हो जाए। ये है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और कानून, और ये हैं इनकी तरजीहात। नाज़रीन एक और ख़बर है और ये फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फ़लस्तीन में जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है और फ़लस्तीनी शहरियों को भी शहीद किया जा रहा है। इसराइल अपनी सारी जंग की फ्रस्ट्रेशन फ़लस्तीनियों पे निकाल रहा है, नहते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है और जो मुसद्दका इतलात हैं उनके मुताबिक 80 के करीब एवरेज रोज़ाना फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता है इसराइली फोर्सेस के हाथों। और अभी जो बड़ी अफसोसनाक खबर आई वो ये है कि 66 फ़लस्तीनी बच्चे कल के एक दिन के अंदर, 66 फ़लस्तीनी बच्चे एक दिन के अंदर ये शहीद हो गए हैं ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, भूख के हाथों। ये 1 2 3 4 नहीं है, 66 बच्चे हैं और इनके इंतकाल करने की या शहीद होने की वजह जो है वो भूख है। क्या आलमी ज़मीर जागेगा? क्या इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो जागेंगी? क्या मुसलमान ममालिक को या गैर मुस्लिम ममालिक को जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं उन सबको खड़े होकर इन बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? 66 बच्चे एक दिन में भूखे मर गए, उन्हें खाने के लिए कुछ मैसर नहीं था। ये फाका कुशी हो रही है वहाँ पे गाज़ा में और फ़लस्तीनी बच्चों के साथ हो रही है। इसको नस्ल कुशी आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और कोई भी इसको रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहा। अमेरिका ने यह ज़रूर कहा है कि अगले हफ्ते से जंगबंदी हो जाएगी, सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान को इस पर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।